हेलो स्टूडेंट्स, आपका बीबीए थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फिर शुरू। सबसे पहले तो स्टूडेंट के सिक्योरिटी होता क्या है। सिक्योरिटी कोई भी ऐसी इक्विटी हो सकती है जो आपको फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न सिक्योर करके दे। और फिर आता है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ का कॉम्बिनेशन, मतलब किसी एक कंपनी की सिक्योरिटी ना परचेज करके बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ की सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो बना देना। बेसिकली पोर्टफोलियो इसीलिए बनाया जाता है कि इन्वेस्टर्स के रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके और उनको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया जा सके। फर्स्ट यूनिट में आपका टॉपिक है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली ये होता है कि किसी भी एसेट में इस इंटेंशन के साथ पैसा लगाना कि ये आपको फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न या फिर प्रॉफिट जनरेट करके देगा आपकी इन्वेस्टमेंट पे। किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टर उस सिक्योरिटी का एक थ्रू एनालिसिस करता है कि इसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है, फ्यूचर के इसके प्रिडिक्शंस क्या हैं, क्या आपको आगे रिटर्न देगा भी या नहीं। उसी के बाद ही वो किसी सिक्योरिटी में या फिर एसेट में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एप्रिसिएशन। इसका मतलब है कि आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट करा है उसकी ओवर द टाइम वैल्यू को बढ़ाना। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट है इनकम जनरेशन। आप किसी भी सिक्योरिटी में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कांस्टेंट इनकम मिल सके जिससे आपको प्रॉफिट हो सके। देन नेक्स्ट है आपका वेल्थ प्रिजर्वेशन। अगर किसी इन्वेस्टर को अपनी कोई रिजर्व एक्स्ट्रा है या फिर अमाउंट उसके पास इकट्ठा हो गया है, उसको सेव करके रखना है, तो वो सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे उनकी वेल्थ एज इट इज़ प्रिजर्व रहेगी फॉर अ डिज़ायर्ड टाइम पीरियड। देन नेक्स्ट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का यही मतलब है कि एक सिक्योरिटी में ना इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत सारे अलग अलग पोर्टफोलियो को मैनेज करना, डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ को कंबाइन करके उनका एक पोर्टफोलियो बनाना और इनसे रिटर्न अर्न करने की कोशिश करना। ये बेसिकली जो हमारे रिस्क रहता है उसको अच्छे से मैनेज करता है और बहुत हद तक मिनिमाइज़ भी कर देता है। एंड देन लास्ट इज़ टैक्स इफ़िशिएंसी। अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए भी इन्वेस्टर डिफरेंट टाइप की देन नेक्स्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक वो फंड होता है जिसको बहुत सारे यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है और इसके बहुत ज़्यादा ही यूनिट होल्डर्स रहते हैं। इसमें आप बेसिकली बहुत ही कम अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट स्कीम्स ऑफ यूटीआई। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी टाइम टाइम पर बहुत सारी ऐसी स्कीम निकालता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके उस स्कीम का शॉर्ट टर्म बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट रहता है जिसमें आप अपने लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं। कोई भी अनसर्टेन इवेंट होने पर आपको अपनी लाइफ में इसका पेमेंट मिल जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी गवर्नमेंट की एक स्कीम है। इसको भी हम सब्सक्रिप्शन लेके इसको सब्सक्राइब करके एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये हमारा जो जब हमें इसका अमाउंट मिलता है ऑन द एक्सपायर ऑफ द पीरियड, ये इस टैक्स एग्जेम्प्ट रहता है, इसमें हमें टैक्स नहीं देना पड़ता है। एंड देन लास्ट में अदर स्कीम्स। अदर स्कीम में भी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम आ जाती हैं, जैसे कि पेंशन स्कीम हो जाती है, पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम हो गई, सुकन्या समृद्धि योजना एक्सेट्रा। ऐसी कई तरीके की स्कीम जो गवर्नमेंट टाइम टाइम पर। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी तरीके की हो सकती हैं, तो इनको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। द फर्स्ट इज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज़ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले देखा जाए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला आपका पॉइंट है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर वह शेयर होते हैं जो इन्वेस्टर को ओनरशिप ऑफर करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स मतलब कि न्यू इशू, बोनस, राइट शेयर, ये सब इक्विटी शेयर के अंडर में आते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को कभी भी कांस्टेंट रिटर्न नहीं मिलता है, उनका रिटर्न हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहता है। देन नेक्स्ट इज़ डिबेंचर। डिबेंचर भी एक कांस्टेंट सोर्स है इनकम का। इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है जो कि एक फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस पे मिलता है। नेक्स्ट इज़ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर भी आपको एक फिक्स्ड इनकम ऑफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड इनके रिडम्पशन पे भी आपको इनका अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। देन रियल इस्टेट। रियल इस्टेट मतलब किसी भी फिक्स्ड असेट में इन्वेस्ट करना, जैसे कि कोई हाउस हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, बिल्डिंग हो गई है, कोई रिजॉर्ट वगैरह हो गया है, हॉलीडे रिजॉर्ट वगैरह।
देन नेक्स्ट इज़ आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स। आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स मतलब कोई विंटेज कार हो गई है, कोई ड्राइंग पेंटिंग हो गई है किसी पेंटर की, इनको भी आप इन्वेस्टमेंट इसमें करके अच्छा एक रिटर्न कमा सकते हैं इनको फ्यूचर में, अगर इनकी वैल्यू ग्रो होती है तो। देन लास्ट इज़ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर को भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है फिर फ्यूचर में इनकी एक बड़ी हुई वैल्यू के साथ। द नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ साउंड इन्वेस्टमेंट। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है सेफ्टी। इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी कब रहेगी, जब हमें उसमें रिस्क कम से कम रहेगा और हमारी कैपिटल भी अच्छे से प्रिजर्व रहेगी। किसी भी ऐसी असेट में या फिर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करे एक साउंड इन्वेस्टमेंट कहलाती है। नेक्स्ट है इसमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। इसका मतलब है एक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ रिटर्न के साथ उसका रिस्क कितना है। इसमें रिस्क और रिटर्न में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें रिस्क ज़्यादा है तो हमें रिटर्न कम मिल रहा है या फिर रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क कम है। रिस्क एंड रिटर्न दोनों टर्म्स दोनों साथ में ही यूज़ किए जाते हैं, साथ में ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न कम होगा या फिर रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क कम होगा। नेक्स्ट है इसमें डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि अपने रिस्क को किसी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी पे कंसंट्रेट ना करते हुए उसको डाइवर्सिफाई कर देना, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करके, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करके। इसका बेनिफिट यह रहेगा कि अगर आपके कोई एक पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस डाउन होती है तो आपके पास दूसरे अल्टरनेट पोर्टफोलियोज अवेलेबल रहेंगे जिससे आपका प्रॉफिट सिक्योर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें लॉन्ग टर्म फोकस। आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो यह होना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड करे फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ समय तक अच्छा परफॉर्मेंस करती है और आगे जाके फिर इसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कि कंपनी की ओवरऑल हेल्थ, परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड ग्रोथ पोटेंशियल जो है कंपनी का, उसको अच्छे से असेसमेंट करके कंपनी की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, ये डिसीजन लेना इन्वेस्टर्स को फंडामेंटल एनालिसिस ही बताता है। देन नेक्स्ट है हमारा लिक्विडिटी। एक साउंड इन्वेस्टमेंट लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड इन द सेंस कि जब इन्वेस्टर चाहे इसको इजीली बेच सके और जब चाहे उसको इजीली परचेज कर सके, एंड एट द सेम टाइम ये फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। फ्लेक्सिबल इसीलिए कि इन्वेस्टर जब चाहे उसको कैश में कन्वर्ट कर सके। देन नेक्स्ट है हमारा रेगुलर मॉनिटरिंग। रेगुलर मॉनिटरिंग का मीनिंग है जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उनको ऐसा नहीं है कि एक बार इन्वेस्टमेंट करके उनको भूल जाएं, उनको रेगुलर बेसिस पे इवेल्युएट करना चाहिए, उनको असेसमेंट करना चाहिए कि अगर इसकी सिक्योरिटी की वैल्यू में कुछ चेंज आ रहा है या नहीं, या फिर ये हमें कांस्टेंट रिटर्न दे भी पा रही है या एक लॉस में जा रही है। देन लास्ट हमारा कंसीडरेशंस ऑफ टैक्स इम्प्लीकेशंस। हमारी इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो हमको ऑप्टिमाइज़ करे टैक्स इफ़िशेंसी को, हमारी जो हमारी टैक्स लाइबिलिटीज़ को मिनिमाइज़ कर दे और हमें एक अच्छा रिटर्न ऑफर करे आफ्टर पेइंग द टैक्स। भी हमारे पास कुछ ऐसे इतने पैसे, इतना प्रॉफिट बचना चाहिए जिससे अब नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें फर्स्ट है कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट बेसिकली मतलब स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट। कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज़ लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड की जाती हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म मतलब कि 1 ईयर एंड मोर देन 1 ईयर। एंड देन नेक्स्ट है इसके बाद हमारा मनी मार्केट। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होती है जिनकी मैच्योरिटी बिलो 1 ईयर या फिर 1 साल से कम में जो सिक्योरिटी या फिर शेयर जो मैच्योर हो जाते हैं वो मनी मार्केट के अंदर आते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल हैं जैसे कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिसको फॉरेक्स मार्केट भी कहा जाता है। फॉरेन्स मार्केट में बेसिकली करेंसीज़ की वैल्यू में ट्रेडिंग की जाती है। अगर करेंसीज़ की वैल्यू में कुछ फ्लक्चुएशन आता है टू कंट्रीज़ की करेंसी की वैल्यू में तो उससे हमारा मार्केट शेयर भी अफेक्ट होता है। देन नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में बेसिकली जो गवर्नमेंट कंपनीज़ रहती हैं उन्हीं के शेयर इशू किए जाते हैं और उन्हीं की बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को बहुत ही सेफ कंसीडर किया जाता है अगर हम उसे कैपिटल मार्केट से या फिर फॉरेक्स मार्केट से कंपेयर करें तो। उसके बाद है हमारा डेरिवेटिव्स मार्केट। इसमें हमारी सिक्योरिटी की वैल्यू एक अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करती है। देन नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस मार्केट। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस इंक्लूडेड रहता है। एंड उसके बाद में सबसे लास्ट है हमारा कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में बायर और सेलर फिजिकल कमोडिटीज़ में डील करते हैं। ये फिजिकल कमोडिटी कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हो सकता है, एनर्जी प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और प्रीशियस मेटल भी हो सकते हैं। जैसे
अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्पेक्यूलेशन एंड इन्वेस्टमेंट में जो डिफरेंस है। तो स्पेक्यूलेशन क्या होता है? स्पेक्यूलेशन बेसिकली वो एक्टिविटी होती है जिसमें इन्वेस्टर कोई रैशनल डिसीजन ना लेते हुए अपने इमोशनल जो वैल्यूज़ रहती हैं उन पर डिपेंड करके अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेता है। स्पेक्यूलेशन में व्यक्ति सोचता है कि उसको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट या फिर मुनाफा हो सके। स्पेक्यूलेशन में किसी भी तरीके का फंडामेंटल, टेक्निकल या फिर मार्केट एनालिसिस इन्वॉल्व नहीं रहता है। ये इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही रिस्की माना जाता है। तो अब देखते हैं इनमें मेजर डिफरेंस क्या हैं। सबसे फर्स्ट है कि इन्वेस्टमेंट, द परचेज ऑफ एन असेट विद द होप ऑफ गेटिंग रिटर्न इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। किसी भी ऐसे असेट में इन्वेस्ट करना जिससे उसका फ्यूचर पोटेंशियल हो, आपको अच्छे प्रॉफिट देने का, ये होता है इन्वेस्टमेंट। एंड स्पेक्यूलेशन इज एन एक्ट ऑफ कंडक्टिंग अ रिस्की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द होप ऑफ सब्सटेंशियल प्रॉफिट। स्पेक्यूलेशन को रिस्की इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई मार्केट एनालिसिस इन्वॉल्व नहीं है। इसमें इन्वेस्टर सिर्फ अपनी इमोशनल वैल्यूज़ पर डिपेंड होकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहा है। उसको रिस्क और रिटर्न से यहाँ कोई मतलब नहीं है, उसको बस शॉर्ट टर्म में अपना रिटर्न चाहिए होता है। देन नेक्स्ट, बेसिस ऑफ डिसीजन, फंडामेंटल फैक्टर दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर करता है वो बेसिकली थ्रू एनालिसिस पे डिपेंड होती है, और जो स्पेक्यूलेशन रहती है उसमें मार्केट साइकोलॉजी इन्वेस्टर्स की या फिर उसकी खुद की इमोशनल वैल्यूज़ रहती हैं, यही ड्राइविंग फोर्स रहती हैं। देन नेक्स्ट टाइम हॉरिजॉन, तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी लंबे समय के लिए की जाती है एंड स्पेक्यूलेशन शॉर्ट टर्म में की जाती है। इन्वेस्टमेंट का रिस्क मॉडरेट रहता है, इसको हम पोर्टफोलियो के द्वारा बैलेंस भी कर सकते हैं। और स्पेक्यूलेशन की बात करी जाए तो इसमें रिस्क का बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट रहता है। इन्वेस्टमेंट में चेंजेस होता है वैल्यूज़ में, एंड स्पेक्यूलेशन में प्राइजेस में चेंजेस आ सकता है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट का देखा जाए तो मॉडरेट रहता है, मतलब इसमें आपको लॉस नहीं होगा, आपको कांस्टेंट रिटर्न मिल जाएगा या फिर ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और स्पेक्यूलेशन में क्योंकि स्पेक्यूलेटर जो रहते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन का बेनिफिट उठाने के लिए पैसा लगाते हैं, तो उनको हाई रेट ऑफ रिटर्न भी कभी कभी मिल जाता है। पर स्पेक्यूलेशन ऑलवेज बेनिफिशियल नहीं रहती है, ये कभी कभी आपको लॉस भी दे सकती है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? जैसा कि इसका नाम में ही है मार्केट, तो ये एक ऐसी मार्केट प्लेस या फिर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स परचेज एंड सेल कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ में, दैट इज़ स्टॉक, बॉन्ड्स, करेंसीज, कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्लाइड में आपका टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन इंडिया। ऐसी कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट के अल्टरनेटिव हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म एंड सेकंड है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो सबसे पहले आता है सेविंग बैंक अकाउंट। इसमें सिंपली इन्वेस्टर बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करके उसमें कुछ कैश बैलेंस जमा करके उसमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें मनी मार्केट। इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि मनी मार्केट को बहुत ज़्यादा ही लिक्विड माना जाता है, जिसे हम इजीली हमारी सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद है एफडीज़ विद बैंक, मतलब कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा के रखना। कुछ 10 से 15 सालों के बाद हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सबसे फर्स्ट है पोस्ट ऑफिस सेविंग। पोस्ट ऑफिस भी डिफरेंट स्कीम्स ऑफर करके हमें इन्वेस्टर को मौका देता है कि वो एक अच्छा रिटर्न कमा सकें। देन नेक्स्ट है हमारा पब्लिक प्रोविडेंट। इसमें एम्प्लॉय नॉर्मली अपनी सैलरी का एक पोर्शन कंट्रीब्यूट करते हैं। इसको बहुत ज़्यादा ही सेफ माना जाता है क्योंकि इसकी ग्रोथ के चांसेस हमेशा बेटर ही रहते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में नॉर्मली कंपनी बहुत सारे इन्वेस्टर से कैपिटल लेके एक इक्विटी में या फिर शेयर में इन्वेस्ट कर देती हैं, और ये शेयर को एक पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। म्यूचुअल फंड बहुत सारी ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम ऑफर करता है। देन नेक्स्ट है हमारा इक्विटी मार्केट। इसमें इन्वेस्टर को कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिलता है, इसमें रिटर्न्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं। कभी कभी रिटर्न बहुत हाई भी हो सकता है एंड कभी रिटर्न बहुत लो भी हो सकता है। नॉर्मली इक्विटी मार्केट सेबी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। देन इसमें लास्ट है हमारा बॉन्ड्स। ये जनरली एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें जो बोरोवर रहते। देन नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। तो सबसे पहले रिस्क होता क्या है? रिस्क एक अनसर्टेनिटी होती है या फिर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इन्वेस्टर्स अपने एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच में जो डिफरेंस रहता है उससे समझता है। अगर कोई सिक्योरिटी ज़्यादा रिस्की है दूसरे सिक्योरिटी के कंपैरिजन में देखा जाए, इसका मतलब कि वो सिक्योरिटी में रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। रिस्क और रिटर्न दोनों साथ में चलते हैं।
नेक्स्ट देखा जाए तो सोर्सेज ऑफ रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले है इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज मतलब कि जो खुद कंपनी के इंटरनल फंक्शनिंग से, फाइनेंशियल पोजीशन से या फिर स्ट्रेटेजिक रिस्क से आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट एक्सटर्नल सोर्सेज। दिस रिस्क आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड मार्केट, क्रेडिट, लिक्विडिटी एंड पॉलिटिकल रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क वो जो कंपनी के कंट्रोल से बाहर रहते हैं, जो सभी कंपनी को इक्वली अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आ जाएगा हमारा मार्केट क्रेडिट रिस्क, बैंक से क्या क्रेडिट मिल रहा है या नहीं, लिक्विडिटी ऑफर हो रही है या नहीं सिक्योरिटी में। एंड पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है एक पर्टिकुलर कंट्री। अब आगे देखा जाए तो रिस्क को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिस्टमैटिक एंड सेकंड है अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क को डिफ़ॉल्ट रिस्क भी कहा जाता है, क्योंकि सभी जितनी भी कंपनी है, सभी सिक्योरिटी हैं, उनकी सभी को इक्वली अफेक्ट करता है, क्योंकि ओवरऑल कंट्री की जो सिचुएशनल फैक्टर रहते हैं उन पर डिपेंड करता है। जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वहाँ पर, लीगल फोर्सेस क्या है वहाँ पर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है भी या नहीं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, मार्केट में क्या अभी ट्रेंड चल रहे हैं, परचेसिंग पावर है भी नहीं कि कस्टमर की, इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं या फिर लो हो रहे हैं, एक्सेट्रा। इसे सब सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर आता है। देन नेक्स्ट है हमारा अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क को एक हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि ये हर इंडस्ट्री से, हर कंपनी से वेराई करता है। एक इंडस्ट्री, एक कंपनी का दूसरी कंपनी से अलग होता है, इसीलिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है ईजिली। इसके कुछ एग्जांपल देखे जाएँ तो सबसे फर्स्ट है लेबर स्ट्राइक, लॉकआउट वगैरह हो गए हैं, लेबर ने स्ट्राइक कर दी है। वीक मार्जिनल पॉलिसीज़, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, आपके कंज्यूमर के क्या प्रेफरेंसेस हैं, एक्सेट्रा। इसमें बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क भी इंक्लूडेड रहते हैं, उनको भी कई हद तक सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क को प्लस किया जाए तो किसी भी सिक्योरिटी की टोटल रिस्क कितना बियर करती है ये हम निकाल सकते हैं। अब जैसे कि देख सकते हैं सिस्टमैटिक रिस्क कांस्टेंट जा रहा है और अनसिस्टमैटिक रिस्क स्लोप के मूवमेंट में डाउनवर्ड जा रहा है। मतलब कि ये अनसिस्टमैटिक रिस्क एक कंपनी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटी से वेराई करता है, डिफरेंट हो सकता है, जबकि सिस्टमैटिक रिस्क सबको इक्वली अफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। इसमें मेजर डिफरेंस क्या हो सकता है? सबसे पहले तो जो सिस्टमैटिक रिस्क रहता है वो किसी भी इकोनॉमी के चेंजेस होने से उसकी मार्केट सिक्योरिटी में चेंजेस को लाता है, और अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है ये वो रिस्क होता है जो कंपनी की अपनी खुद की इंटरनल फंक्शनिंग से अराइज होता है और जो सिक्योरिटीज़ में इंक्लूडेड होता है। इसके बाद देखा जाए तो जो सिस्टमैटिक रिस्क रहता है वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम से ओरिजिनेट होता है, और जो अनसिस्टमैटिक रिस्क रहता है ये कंपनी के अपने खुद के इंटरनल इन्वायरमेंट से ओरिजिनेट होता है। ये किसी भी इकोनॉमी पे या किसी भी कंट्री पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, सिस्टमैटिक रिस्क का नेचर देखा जाए तो ये टोटल रिस्क का वो पार्ट है जिसको ना हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ना जिसको कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही मिनिमाइज कर सकते हैं। और अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो बना के कई हद तक मिनिमाइज या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी कैन नॉट रिड्यूस दिस टाइप ऑफ रिस्क इंडिविजुअली। इसको कभी भी रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, बट अनसिस्टमैटिक रिस्क में हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। मेजरमेंट में देखा जाए तो बेटा इज़ अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क refers to the difference between total risk and systematic risk। टोटल रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क के बीच डिफरेंस निकाल के हम सिस्टमैटिक रिस्क। अब लास्ट में इन्वेस्टर ट्राई नॉट टू वर्क विद सिस्टमैटिक रिस्क, क्योंकि वो सिस्टमैटिक रिस्क को कम नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो अब टोटली उनको इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, इसलिए वो इसको नेग्लेक्ट या फिर इग्नोर करते हैं। एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क को जितना हो सकता है इन्वेस्टर रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, अपने रिस्क को मिनिमाइज करके, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिटर्न। रिटर्न क्या होता है? रिटर्न बेसिकली वो अमाउंट रहता है जो हमें किसी सिक्योरिटी की इन्वेस्टमेंट करने के बाद एज अ प्रॉफिट रिसीव होता है, उसे हम उस सिक्योरिटी पे अर्न किया हुआ रिटर्न कहते हैं। कोई सिक्योरिटी से इनकम हुई है या फिर हमारी जो प्रिंसिपल कैपिटल अमाउंट था उसमें अप्रिसिएशन हुआ है, तो उसको भी हम एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस करके कह सकते हैं कि हमें इतना % रिटर्न अर्न हुआ है। रिटर्न को 3 पार्ट में क्लासीफाई करा गया है। फर्स्ट है एक्सपेक्टेड रिटर्न, सेकंड रिक्वायर्ड रिटर्न एंड थर्ड है रियलाइज्ड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब कि वो रिटर्न जो इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक पोटेंशियल के रूप में एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको इतना रिटर्न या फिर इतना लॉस उस इन्वेस्टमेंट पे हो सकता है। सेकंड है रिक्वायर्ड रिटर्न। इसमें इन्वेस्टर एक एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर सिक्योरिटी जो मार्केट में है और जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है उसके बेस पे। देन लास्ट है हमारा रियलाइज रिटर्न। रियलाइज रिटर्न आल्सो रेफर टू एज होल्डिंग पीरियड रिटर्न रिप्रेजेंट द एक्चुअल रिटर्न अचीव्ड ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब कि जब तक आपने वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट होल्ड करी रखी है, फॉर एग्जांपल 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, उसके मैच्योर होने के बाद जो आपको उस पर रिटर्न मिला है, जो रियलाइज रिटर्न है वो होता है आपका रियलाइज रिटर्न।
अब नेक्स्ट आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो बेसिकली बहुत सारी सिक्योरिटीज़ को कंबाइन करके बनाया जाता है। ये सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, डिबेंचर भी हो सकते हैं, नॉर्मल इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं, डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। इन सबको कंबाइन करके एक इनका पोर्टफोलियो बना दिया जाता है। इससे इन्वेस्टर को मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न मिल सके विद मिनिमम रिस्क। बेसिकली इसको सबसे बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्वेस्टर का रिस्क कम से कम हो और उसको रिटर्न अच्छा से अच्छा मिल सके। देखें ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सबसे फर्स्ट है इसमें रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को कभी भी किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर को कभी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, पर इसको एक बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और इसको मिनिमाइज़ भी किया जा सकता है अगर पोर्टफोलियो को इफ़िशिएंटली मैनेज किया जाए तो। द नेक्स्ट इज़ कैपिटल प्रिजर्वेशन। अगर आप अपने अमाउंट को सेफ रखना चाहते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड तो आप ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप उसको पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दो। इससे आपका बेनिफिट होगा कि आपको उस पर रिटर्न भी मिलेंगे और आपकी प्रिंसिपल वैल्यू भी सेफ रहेगी। नेक्स्ट है कैपिटल ग्रोथ। इफ़िशिएंटली पोर्टफोलियो को मैनेज करके हम एक अच्छी कैपिटल ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है इनकम जनरेशन। इसमें इन्वेस्टर ऐसी सिक्योरिटी में या फिर ऐसे असेट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो उनको कांस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड करें फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जितने टाइम तक वो चाहते हैं कि उनको इतना रिटर्न चाहिए और जब तक फिर उनको रिटर्न मिल जाएगा, उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा, फिर वो चाहें तो अपना। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसमें मार्कोविट्स मॉडल। तो मार्कोविट्स मॉडल हैरी मार्कोविट्स के द्वारा 1952 में लॉन्च किया गया था। इट इज़ आल्सो नोन एज मीन वेरिएंस मॉडल एंड इज़ अ पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। मीन वेरिएंस का यहाँ मतलब है एक सिक्योरिटी का मीन दूसरे सिक्योरिटी के मीन से कितना ज़्यादा डिफर करता है, इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है। मीन मतलब कि एवरेज, एक सिक्योरिटी का एवरेज दूसरी सिक्योरिटी के एवरेज के कंपेरिजन में देखा जाए तो एक्सपेक्ट कितना किया था और हमें रियलाइज्ड जो एक्चुअल उस पर रिटर्न मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, यही बेसिकली मार्कोविट्स मॉडल में बताया गया है। इसके देख लेते हैं अजम्पशंस क्या है। सबसे फर्स्ट है इन्वेस्टर्स आर रैशनल। इन्वेस्टर्स रैशनल होना चाहिए, मतलब उनका डिसीजन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने का उनकी किसी इमोशनल वैल्यू से या फिर इमोशनल डिसीजन से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट रिटर्न आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। थर्ड है रिटर्न्स आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब है किसी एक सिक्योरिटी का रिटर्न दूसरे सिक्योरिटी के रिटर्न पर डिपेंड नहीं करता है, ये अपने आप में ही इंडिपेंडेंट वैल्यू रखता है। एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जितने भी इन्वेस्टर्स रहेंगे उन्होंने वो सिक्योरिटी होल्ड करके रखी है तो उनका रिटर्न भी सेम ही रहेगा। एंड लास्ट है इसमें इन्वेस्टर हैव एक्सेस टू द सेम इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि जितने भी इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर सिक्योरिटी में, अगर उस सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ होती है तो सभी इन्वेस्टर्स के पास अवेलेबल होगी उसी वे में और उसी फॉर्म में जिस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की गई है। ये इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में भी हो सकती है, कंपनीज़ के ओनर के बारे में भी हो सकती है, किसी भी XYZ चीज़ के बारे में हो सकती है जो कि कंपनी से। अब जैसे कि अब ये ग्राफ में देख सकते हैं कि जो कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है इस लाइन को इफिशिएंट फ्रंटायर कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि जो पोर्टफोलियो मतलब कि ये जो डॉट्स इस ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये जितने इफिशिएंट लाइन के करीब होंगे ये उतने ही ज़्यादा इफिशिएंट माने जाएंगे, पोर्टफोलियो उतने ही ज़्यादा बेनिफिशियल माने जाएंगे। और जैसे ये कर्व ऊपर की तरफ जाता जाएगा वैसे ही हमारा रिस्क भी बढ़ता जाएगा। एंड एट द सेम टाइम अगर रिस्क ज़्यादा रहेगा तो उसकी रिटर्न की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है ये विलियम एफ शार्पे द्वारा डेवलप किया गया था। ही एम्फसाइजेज दैट रिस्क फैक्टर इन पोर्टफोलियो थ्योरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। जो पोर्टफोलियो में आपके रिस्क इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टू टाइप्स के रिस्क होते हैं, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक रिस्क को ही कंसिडर किया जाता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में, क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होता है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं और एलिमिनेट भी कर सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज़ का कॉम्बिनेशन बढ़ा के या फिर उनका पैटर्न चेंज करके। देन रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ इंडिविजुअल एसेट और सिक्योरिटीज़ और पोर्टफोलियोज। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में हम डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के उनसे एसोसिएटेड जो रिस्क हैं और उनके एक्सपेक्टेड जो रिटर्न हैं उनके बीच में हम रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ताकि जितना अच्छे से हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा रिस्क का, रिटर्न का, उतना ही अच्छा हमारा पोर्टफोलियो हम बिल्डअप कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के क्या अजम्पशन हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टर्स आर प्राइस टेकर्स एंड हैव होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस। मतलब कि इन्वेस्टर यहाँ रैशनल रहते हैं, वो एक ही वे में बिहेव करते हैं, एक ही वे में रिएक्ट करते हैं किसी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मार्केट में रिलीज़ होती है तो। नेक्स्ट है इसका वन पीरियड मॉडल। इसमें जितने भी इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं सभी का टाइम हॉरिजॉन सेम ही रहता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एक इन्वेस्टर ने अपना सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए किया है तो दूसरा इन्वेस्टर भी उसी टाइम हॉरिजॉन के अकॉर्डिंग 1 साल के लिए ही सिक्योरिटीज़ में या फिर पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करेगा।
थर्ड है प्रेजेंस ऑफ अ रिस्क लेस असेट, मतलब कि इन्वेस्टर्स कम से कम रिस्क में अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए विद मिनिमम लेवल ऑफ रिस्क। तो ये जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारा असेट बहुत ही कम रिस्की होगा। नो टैक्सेस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, रेगुलेशन और शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि कोई टैक्सेस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट या फिर रिस्ट्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं रहता है। लास्ट, रिटर्न आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और इन्वेस्टर्स यूटिलिटी इज़ अ कोऑर्डिनेट फंक्शन इन रिटर्न। जो रिटर्न्स अर्न किए हैं सिक्योरिटी पे इन्वेस्टर्स ने, वो सभी इन्वेस्टर्स के बीच में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन का यहाँ मीनिंग है कि जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला रहता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बेटा मार्केट रिटर्न जो वैल्यू रहती है, उसी में इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस एक बहुत ही बेसिक एनालिसिस होता है। इसमें क्या रहता है कि हमें कंपनी की ओवरऑल जो इंटरनल फंक्शनिंग है उसको इवैल्यूएट करके उसका एनालिसिस करके हमें सिक्योरिटी की वैल्यू प्रिडिक्ट करना रहती है। फंडामेंटल एनालिसिस इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है उसकी एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू में प्रॉफिट ऐड नहीं रहता है, ना ही टैक्स इन्वॉल्व रहते हैं। टू डिटरमाइन द इंट्रिंसिक वैल्यू, द एनालिस्ट मस्ट फोरकास्ट द अर्निंग्स एंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड फ्रॉम द स्टॉक एंड चूज अ डिस्काउंट रेट विच रिफ्लेक्ट द रिस्क ऑफ द स्टॉक। एनालिस्ट को सबसे पहले वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी पे अर्निंग कितनी हो सकती है ये उसे फोरकास्ट करना पड़ता है, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब कि शेयर होल्डर को पेमेंट कितना देना है वो पर्टिकुलर प्रॉफिट्स के। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर करके किया जा सकता है, जैसे कि अर्निंग हो गई कंपनी की, एक साल में कंपनी ने कितनी अर्निंग करी है, ये हम बैलेंस शीट के थ्रू एनालिस करके पता कर सकते हैं। ग्रोथ रेट क्या है, कंपनी कितने रेट पे कितने परसेंटेज पे ग्रो कर रही है। एंड रिस्क एक्सपोजर दैट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑफ अ कंपनी। रिस्क एक्सपोजर से यहाँ मतलब है कि कंपनी पे कोई डेट तो नहीं है, अगर डेट है तो कंपनी के पास इतने असेट हैं कि नहीं कि अपना डेट को फुलफिल कर सकती है, अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा कर सकती है कि नहीं। तो ये कुछ बेसिक फैक्टर हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस में कंसीडर किए जाते हैं। अगर टेक्निकल एनालिसिस के कंपैरिजन में देखा जाए तो फंडामेंटल एनालिसिस कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही एक बेसिक लेवल पे किया जा सकता है और बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ हर कोई इसको कर सकता है। अब फंडामेंटल एनालिसिस में 3 चीज़ों को कंसिस्ट किया जा सकता है। अब देखिए फर्स्ट है इसमें इकोनॉमिक एनालिसिस, इसका इम्पैक्ट 30 to 35% रहता है। इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब कि ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उस मार्केट से रिलेटेड जिस मार्केट में आपकी कंपनी। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्री एनालिसिस, इसका इम्पैक्ट रहता है 50 to 20%। इंडस्ट्री मतलब कि अगर कंपनी कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मोबाइल इंडस्ट्री का एनालिसिस, अगर कुछ फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ओवरऑल फूड इंडस्ट्रीज़ का एनालिसिस। देन लास्ट है कंपनी एनालिसिस, इसका इम्पैक्ट रहता है 30 to 35%। कंपनी एनालिसिस का मतलब है जो इंडिविजुअल कंपनी की सिक्योरिटी है उस कंपनी का ओवरऑल एनालिसिस इंडिविजुअल बेसिस पर, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स का एनालिसिस एक्सेट्रा, ये सब इसमें इंक्लूड रहता है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब जो बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम पार्ट 2 में स्टडी करेंगे।